हेलो गाइस, वेलकम बैक। और सीपी क्लासेस में एक बार आप लोगों का ना बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी लॉ, जो कि सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का एक सब्जेक्ट है। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड जिन बच्चों ने कर रखी है, वेल एंड गुड। जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो पूरे कोर्स का एक्सेस आपको वहां पर इसके थ्रू मिलने वाला है। तो कंपनी लॉ एक बड़ा ही ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितने बच्चे अभी सेकंड सेमेस्टर में है, डेफिनेटली आप सभी लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आप सब लोगों ने पढ़ा था बिजनेस लॉ, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर की थी और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था बच्चों का, ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों के अंदर ही। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा कंपनी लॉ, जो कि आपका सेकंड सेमेस्टर का एक मेन सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लॉ का ये सब्जेक्ट है तो लॉ की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तभी आप अपने आंसर को ना फ्रेम कर पाओगे जब आपको ये समझ में आएगा कि लॉ की लैंग्वेज को एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपका जो पूरा की पूरा सिलेबस है, जो हम लोग कवर करेंगे अपनी सारी की सारी क्लासेस के अंदर, कंपनी लॉ का आपका सेकंड सेमेस्टर का। और उसके बाद हम कुछ बेसिक टॉपिक उठाएंगे आज के इस क्लास के अंदर, जिससे आपको आइडिया होगा एक्चुअली में कंपनी क्या होती है और कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जिनके ऊपर हम समझेंगे इस पूरे कोर्स में, पूरे सिलेबस के अंदर। तो रेडी हो जाइए फटाफट से समझने के लिए। आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। बट हाँ, इस क्लास से ना आपको पूरा की पूरा आइडिया मिलने वाला है कि आपको कंपनी लॉ में क्या क्या पढ़ना है। और ये क्लासेस बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक ही तरह से एप्लीकेबल है, बिकॉज दोनों का कोर्सेज बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की अब हम शुरुआत कर लेते हैं। ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा बिकॉज हमें टॉपिक भी कवर करना है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे आपका जो DU SOL में हो, आप चाहे आप रेगुलर क्लासेस लेते हो, चाहे आप NC वेब के स्टूडेंट्स हो, आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है तो आप सेमेस्टर 2 में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और आपका जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल सेम रहता है। तो सबसे पहले चलिए एक बार बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस है वो क्या क्या है। देखो, यूनिट 1 आपकी बेसिकली इंट्रोडक्शन है, जहां पर हम मीनिंग ऑफ द कंपनी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, कंपनी लॉ, टाइप ऑफ कंपनीज, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए चाहिए, जैसे MOA, AOA, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें हम सेकंड यूनिट में कवर करेंगे। और जो आपकी थर्ड यूनिट होगी उसके अंदर हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। कंपनी कैसे शेयर कैपिटल रेज कर सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को चाहिए अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर्स, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीजें आपका थर्ड यूनिट कवर करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट होती है थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे मैनेजमेंट की और मीटिंग्स की। कौन कौन डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है, क्या पावर्स होती हैं उनकी, शेयर होल्डर की मीटिंग कौन कौन सी होती हैं, मीटिंग्स पे क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक आपके फोर्थ यूनिट में कवर किए जाएंगे। अब हमारी जो आखिरी यूनिट है वो है हमारी फिफ्थ यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे डिविडेंड, ऑडिट एंड वाइंडिंग अप की। डिविडेंड देने के रिगार्डिंग क्या रूल है, कंपनी को अगर बंद करना है, मतलब उसको अगर वाइंड अप करना है तो क्या रूल्स है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ये सारे के सारे प्रोविजन, इन सारी सारी की चीजों के बारे में हम लोग कवर करेंगे आपका पांचवा यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपकी ये 5 यूनिट है। और नॉर्मली मैं आपको अगर बात करूं कि क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होता है उसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन दे देंगे और उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि अगर पहला क्वेश्चन है तो उसका और पार्ट होगा, ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तीनों में, पांचों में। ठीक है, या आपको ऐसा करेंगे, वो आपको 8 क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे डू एनी 5। तो किसी भी तरह का पैटर्न आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है। नॉर्मली जो बच्चे बीकॉम ऑनर्स के हैं उनको पैटर्न देखने को मिलता है इंटरनल चॉइस वाला, और जो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका पैटर्न होता है 8 क्वेश्चन दे दिए, 5 करने हैं। तो दोनों में से ना किसी भी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो लॉ के पेपर में अक्सर दिमाग में आता है बच्चों को, वो ये है भाई कि अब आपने जैसे बिजनेस लॉ पढ़ा था, आपको याद है उसमें बहुत तरह के सेक्शंस थे। क्या सेक्शंस याद करना कंपलसरी है? अब सेक्शन तो इतने सारे होते हैं, कैसे याद किए जाएं, है ना एक टफ सवाल। तो भाई देखो, एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप सेक्शन याद कर सकते हैं तो दी बेस्ट है। आपने सेक्शन लिखा और उस सेक्शन के अंदर जो कंटेंट है आपने डिट्टो वही उतार दिया अपने आंसर में, तो आपको मिलेंगे फुल मार्क्स।
अगर आपने कंटेंट सही लिख दिया मगर आपने सेक्शन नंबर गलत डाल दिया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से हमें सेक्शन को याद करना है और सही सेक्शन को कोट करना है अपने आंसर के अंदर। अब बच्चे पूछते हैं जी क्या सेक्शन लिखना कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूं भाई सेक्शन लिखना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आपका कंटेंट सही होना चाहिए। सेक्शन बिल्कुल मत लिखिएगा अगर आपको जरा भी डाउट है कि मेरे पास मेरे दिमाग में अभी गलत सेक्शन आ रहा है। सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हर मतलब कि किसी भी चीज को कोई भी प्रोविजन अगर बनाया तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बनाए गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 4 बात करता है सपोज डायरेक्टर के बारे में, सेक्शन 5 बात करता है किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में। तो इस तरीके से सेक्शंस और सब सेक्शन दोनों की दोनों चीजें लॉ के अंदर डिफाइंड होती हैं। तो गलत सेक्शन बिल्कुल कोट नहीं करना है, सही सेक्शन कोट कर सकते हैं तो बढ़िया, नहीं कर सकते तो भाई सेक्शन बिल्कुल भी मत लिखिएगा, उसके बिना आप अपना आंसर लिख पाएंगे। आने वाली क्लासेस में हम आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सारी क्लासेस आपको ना बहुत रेगुलर लेनी है, अटेंड करनी है। ठीक है, चलो अब बात हो गई कुछ आपके साथ, मैंने सिलेबस वगैरह सब डिस्कस कर लिया जो जो हम अपनी क्लासेस में कवर करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे यूनिट 1 में से एक टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में हम समझेंगे आज की क्लास में कि आखिर कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपनी को बनाती हैं, मतलब एक कंपनी होती क्या है एक्चुअल में और उस कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। देखो भारत में जो कंपनीज एक्ट बना था ना वो बना था 1956 में। उसके बाद क्या हुआ, कंपनीज एक्ट के अंदर अब जैसे जैसे भाई माहौल बदलेगा तो डेफिनेटली प्रोविजंस भी तो बदलने पड़ेंगे ना। तो कंपनीज एक्ट में बार बार अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 आप अपनी अगर बुक्स में पढ़ोगे जाकर वहां पर कंपनीज एक्ट 2013 आपको मिलेगा। तो कंपनी जो है चाहे वो प्रीवियस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो, मतलब 1956 में के एक्ट के हिसाब से अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी या वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्टर्ड थी, वो सभी इस कंपनीज एक्ट के अंदर कवर करी जाएंगी, वो सभी कंपनीज मानी जाएंगी। तो चलिए एक प्रॉपर तरीके से बात करते हैं आखिर कंपनी का मीनिंग क्या होता है। देखिए कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, यानी कि बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और वो बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं। ठीक है, एंड एम्प्लॉय कॉमन पर्पस बेनिफिट। अब आप सोचो अगर 1000 लोग एक कॉमन पर्पस के लिए पैसा लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, ऑफकोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए लगा रहे हैं। तो कंपनी क्या होती है, जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और वो कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कंपनी। ये एक बड़ी लेमेन्स की भाषा में, आसान भाषा में समझने का तरीका है कंपनी का मीनिंग। जैसा मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट को ना बार बार अलग अलग वक्त पे पास ऑन किया गया। ठीक है, और सिचुएशन के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। अब कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो कंपनी को कैसे डिफाइन करता है, देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो कैसे कहता है, कंपनी कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज अ कंपनी। अब यार ये कैसी डेफिनेशन हुई, आपको समझ में आया, कोई नहीं आया। तो कंपनीज एक्ट ने तो भाई ये बोल दिया कोई भी ऐसी कंपनी जो प्रीवियस लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो या वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हुई हो उसको हम कंपनी बोल देंगे। बट भाई मुझे तो इससे समझ में नहीं आया कंपनी क्या होता है। बट कंपनी को एग्जैक्टली समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझने पड़ेंगे कंपनी के फीचर्स। तो ये सारे के सारे 6 फीचर्स हैं, 7 फीचर्स हैं रहकर, इन सातों फीचर्स को हम लोग समझेंगे अभी कि आखिर कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के क्या फीचर हैं। सातों फीचर समझने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कंपनी क्या होती है। अब देखो अगर आप एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन लिखकर आओ जो ऊपर मेंशन है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, इट्स परफेक्टली ओके, बिकॉज ये तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही डेफिनेशन मेंशन है ना। तो ये डेफिनेशन लेकर आएंगे पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये जो सारे के सारे फीचर्स है ना, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये सारे के सारे भी अगर आप लिखकर आ जाओगे तो ये भी कंपनी की डेफिनेशन के बारे में ही बात करते हैं। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही इंसान ने डेफिनेशन लिखी होगी, बहुत सारे लोग हैं, हर बंदे ने अपने अपने हिसाब से कंपनी को डिफाइन किया है। तो चलिए हम फीचर्स पे चलते हैं। सबसे पहला फीचर आता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है भाई, कंपनी और कंपनी को बनाने वाले लोग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि कंपनी के पास अपने अलग से लीगल राइट्स हैं, कंपनी अपने नाम पर कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, कंपनी भी किसी पे केस फाइल कर सकती है। तो जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, यानी कि जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है, उनका कोई मतलब नहीं है।
कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, उसके एसेट्स होंगे, उसकी लायबिलिटी होगी, वो सब कंपनी के नाम पर ही होगी और वो सब कंपनी की ही होगी। जो लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जिन मेंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, वो और कंपनी बिल्कुल अलग होते हैं। अब कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, क्या वो मेंबर पे करेगा कंपनी का? नहीं। शेयर होल्डर कह लीजिए, मेंबर्स कह लीजिए, उनकी लायबिलिटी नहीं होती कंपनी के डेट पे करने की। अगर आप याद करें, अकाउंट्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। कितनी लिमिटेड होती है? जितना शेयर के ऊपर अमाउंट उनका अनपेड होता है, सिर्फ उतनी। तो कंपनी की लायबिलिटी होती है, कंपनी के एसेट होते हैं खुद के, कंपनी का अपना नाम चलता है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी के ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। तो ये सारी बातें ये साबित करती हैं कि कंपनी और कंपनी के ओनर, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं, वो बिल्कुल, दोनों एंटिटीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कानून की नजरों में कंपनी एक बिल्कुल ही अलग अपनी पहचान लेकर पैदा होती है या कंपनी बनती है। ठीक है। सेकंड फीचर की बात करें, सेकंड फीचर है आपका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। यानी कि वो एक ऐसी एसोसिएशन होती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनती है, या तो 1956 के अंदर बनेगी या 2013 के अंदर बनेगी। तो किसी भी के अंदर बनाई गई हो वो कंपनी काउंट होगी, बिकॉज ये लीगल डेफिनेशन है कि 2013 में बनी हो या 56 में बनी हो, तो भाई वो एसोसिएशन जो बनाई गई है, जो रजिस्टर करवाई गई है, वो ऑटोमेटिकली कंपनी बन जाती है। उसके बाद अगर हम तीसरी फीचर की बात करें, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब आर्टिफिशियल क्या होता है? आप सब लोग आजकल ना एआई के बारे में सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या मतलब होता है भाई उसका? क्या वो इंसान की इंटेलिजेंस है? नहीं, वो मशीन लैंग्वेज है, वो मशीन की इंटेलिजेंस है। क्या वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंसान की तरह चल सकती है, सोच सकती है? क्या उसके अंदर सांसें हैं? नहीं है। तो ऐसे ही जो कंपनी होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। यानी कि कंपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, उसका कोई बॉडी नहीं है, कोई सोल नहीं है, कोई उसकी आत्मा नहीं होती है। यानी कि बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कंपनी हम इंसानों की तरह नहीं होती है, आपकी और मेरी तरह नहीं होती है। इसीलिए ना कंपनी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस पर्सन। हाँ, कानून की नजरों में उसकी एक अपनी सेपरेट एंटिटी है, उसकी अपनी एक सेपरेट पहचान है, बट अदरवाइज वो आम इंसान की तरह नहीं होती है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बस। उसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं होती है। ठीक है। चौथा फीचर अगर हम बात करें, चौथा फीचर होता है लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने जब पहला फीचर किया था जिसमें हमने बात करी थी सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने कहा था जो शेयर होल्डर होते हैं या मेंबर होते हैं, उनकी लायबिलिटी और कंपनी की लायबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है ना। तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होती है? जितना अमाउंट उसने अपने शेयर पे अभी तक पे नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी कंपनी का 10 रुपए का शेयर खरीदा और मैंने 8 रुपए दे दिए उसको, 2 रुपए देने बाकी है ना, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 रुपए की है। उससे ज्यादा कंपनी मुझसे नहीं मांग सकती है। तो अगर मैंने एक बार पूरी पेमेंट कर दी अपने शेयर की, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। तो कंपनी के अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उन सभी की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। पांचवा फीचर आता है कंपनी का, उसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। अब देखो, हमने पढ़ा कि भाई कंपनी जो होती है ना, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी ना तो मरती है ना कभी जिंदा होती है। यानी कि इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, मेंबर्स के आने जाने से, मेंबर्स के मरने से, मेंबर के इंसॉल्वेंट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, क्योंकि कंपनी की तो भाई अपनी एक पहचान है ना। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ ने कंपनी को बनाया और लॉ ही उसको खत्म कर सकता है। बंदा सोचे कि मैं कंपनी को बंद कर दूंगा, तो नहीं होगी। एक पूरा लीगल फॉर्मेलिटीज, एक लीगल प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी को बनाने के लिए भी और कंपनी को बंद करने के लिए भी। तो जो मेंबर्स होते हैं, उनके मरने से या उनके जाने से, आने से, उनके इंसॉल्वेंट होने से या उनके पागल हो जाने से या उनके रिटायरमेंट होने से कंपनी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी अपनी जगह एज इट इज खड़ी रहती है। इसको बोलते हैं कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है। छठा पॉइंट आता जी, कंपनी की ना कॉमन सील होती है। आप सोचो, मार्केट से आप कोई चीज परचेज करके लाते हो, फॉर एग्जांपल आप एसी परचेज करके लाए और कंपनी ने बिल निकाल के दिया उस बंदे ने, जो वेंडर है वहां पर, और उसने ना उस कंपनी की स्टैंप नहीं मारी, क्या वो बिल वैलिड होगा? नहीं वैलिड होगा।
आपके एसी में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जाओगे जी मैंने तो आपसे एसी लिया था, अब आपके पास प्रूफ कहाँ है, आप बोलोगे जी ये रहा, ये कागज है। सामने वाला आपसे पूछेगा जी इस पे तो हमारी कंपनी का स्टैंप ही नहीं है, हम कैसे मान लें ये हमारा बिल है। तो जो स्टैंप है ना, बेसिकली स्टैंप जिसको लीगल भाषा में कॉमन सील बोलते हैं, वो उस कंपनी की पहचान है। वो कॉमन सील जब कहीं पर लग गई, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट कंपनी ने ऑथोराइज किया है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम लोग साइन करेंगे कंपनी के बिहाफ पर, वहां पर उस कंपनी की सील भी लगाई जानी जरूरी है, बिकॉज कंपनी की सील कुछ नहीं है। हम जो इंसान होते हैं हम तो भाई सिग्नेचर कर देते हैं ना, बट कंपनी थोड़ी आर्टिफिशियल पर्सन है ना वो तो उसकी जो स्टैंप है ना, जो उसकी कॉमन सील है, वही उसका एक तरह से सिग्नेचर होती है। तो एवरी कंपनी मस्ट हैज अ सील विद इट्स नेम एनग्रेव्ड ऑन इट। तो जब स्टैंप लगती है तो वहां पर उस कंपनी का नाम भी आ जाता है, वो स्टैंप रिप्रेजेंट करती है उस कंपनी को। सातवां पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, या जो कंपनी की, सॉरी ऐसे ऐसे समझते हैं इसको, कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो डिवाइड होती है शेयर्स में। तो कंपनी की कैपिटल के जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, आप सब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपको शेयर्स के बारे में जरूर नॉलेज होगी। अब कंपनी दो तरह की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। आने वाली क्लासेस में हम ये टॉपिक भी कवर करने वाले हैं। तो पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं ना, वो इजीली ट्रांसफरेबल है, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आज मेरे पास शेयर है, मैंने बेच दिया, किसी और ने उसको खरीद लिया तो उसका शेयर हो गया वो। बट जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं शेयर ट्रांसफर को लेकर। ठीक है, तो कंपनी के जो फीचर्स थे, बहुत अच्छे फीचर्स थे कंपनी के। इन सारे फीचर को देखकर हमें समझ में आ जाता है भाई कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास एक कॉमन सील होती है, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, और कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। ठीक है, तो अभी हमने ये समझ लिया कि यार आखिर कंपनी बनती कैसे है, कंपनी क्या होती है ना। तो कंपनी भाई एक बात तो क्लियर हो गई, अपनी एक अलग ही पहचान होती है कंपनी की, आपकी और मेरी तरह कंपनी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कंपनी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, कंपनी के फीचर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, आने वाली क्लासेस में जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, हम उसके अंदर कवर करेंगे टॉपिक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में आने के भरपूर चांसेस रहते हैं उस टॉपिक के भी। तो नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी हो अभी तक, भी एप्लीकेशन फटाफट से डाउनलोड करो, वहां पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा, ताकि आप सारी क्लासेस का एक्सेस रिकॉर्डेड मोड पर भी, लाइव मोड पर भी आपको मिल पाए। ठीक है, और जैसा पहले बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, तो आपकी तैयारी ना बस ऐसी हो जाएगी कि पेपर आपका क्लियर होना ही होना है। बट क्लासेस में ना यार रेगुलर लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।